हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 का क्राउन प्रैक्टिस सेट आपको 6 नंबर लगाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6। टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 लगाने वाले हैं। 1 से लेकर 5 तक मैंने लगा दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, जाकर के चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान देंगे, क्राउन पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे आपको प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, इसके ज़रूर देखें, ठीक है। और पीडीएफ की आवश्यकता जिन्हें भी है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को प्राप्त हो जाएगा पीडीएफ है। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान देंगे कि खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्लस 7 प्रीवियस ईयर्स में जो दिया था वो बुक, और ज्ञान बंधु सर का 15 प्रैक्टिस सेट वाला, और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का मैंने बुक कंप्लीट करा रखा है। दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम आपको काफ़ी करीब है एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों चलते सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले का अनुरोध है कि हमारे चैनल पर जो भी दोस्त आए हैं विजिट करके पहली बार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दे। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और साथ साथ लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। दोस्तों चलते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि कुल कितने वेदांग हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर वेदांगों की संख्या पूछी गई है 2, 6, 5, 10। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी है टोटल? 6 आपको वेदांग हैं। वहीं आपको पूछ लेगा कौन कौन से हैं, तो इससे ध्यान देंगे आपको शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये आपको 6 प्रकार के वेदांग हैं। और वहीं पूछ देगा दोस्तों वेद कितने हैं। वेद, तो वेद की भी संख्या हम लोग जानेंगे 4 हैं, ठीक है। वेद की संख्या 4 है। महापुराण पूछ देता है तो महापुराण की संख्या 18 है। और उपनिषद की संख्या पूछ देगा तो उपनिषद टोटल कितना है, 108। सभी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर के त्रिपिटक के खाली स्थान की पवित्र पुस्तकें हैं, यानी कि त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, सिख धर्म, जीव धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म। 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म के ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ये पवित्र पुस्तक है। और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट जानेंगे कि बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, तो गौतम बुद्ध की जो जन्म हुई थी आपको 563, उनका जन्म भी याद रखेंगे 563 बीसी, यानी कि आपको ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है जीसस ऑफ बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। और वही एडी जो बोलता है, एडी यानी कि ईस्वी को बोला जाता है एनो डोमिनी होता है, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले को एडी बोला जाता है, सॉरी यीशु मसीह के जन्म से के बाद को एडी यानी कि एनो डोमिनी ईस्वी कहा जाता है, और बीसी कहा जाता है ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म से पहले के तिथि को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, महापरिनिर्वाण आपको 483 बीसी में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं 3 भाग में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक है, जो कि बौद्ध धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। इसको ध्यान में हम लोग रखते हुए चलेंगे। यह पाली भाषा में लिखा गया है, जिसकी रचना काल जो है कि 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। ध्यान देंगे, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ये दिया था, राज, जिसको हम लोग राज हड़प नीति कहते हैं। और राज हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले कौन से भाग को अंग्रेजों ने मिलाया था अपने अंतर्गत, तो सतारा याद रखेंगे। ये प्रश्न आपको पूछता है, सतारा जो कि आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सतारा को सबसे पहले मिलाया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि 1853 में, छोटा डेट भी याद रखेंगे, 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेल चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख या संसद यानी कि पार्लियामेंट के प्रमुख। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, देश के प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? देश के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। 4 का एक यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? 9 का ए, 10,
या 9 का सी या 9 का बी। देखेंगे 5 का आपको राइट आंसर, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 5 का ए हो जाएगा, 9 का ए, ठीक है, 9 का ए में ध्यान रखना हम लोग को। 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची में ये जो है आपको 74वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था आपको, ये 12वीं, इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिकाओं से संबंधित इसमें कुल कितने आपको विषय प्रदान किए गए? टोटल 18 विषय प्रदान किए गए हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और वहीं नगर पंचायत का पूछता है दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, तो उसमें आपको टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, ये पूछता है आपको प्रश्न एग्जामिनेशन में। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इरिडियोलॉजी या प्लेनेटोलॉजी। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलेनोलॉजी, ठीक है। सेलेनोलॉजी में आपको चंद्रमा का हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और वहीं इसको जानेंगे हम लोग, कॉस्मोलॉजी भी जान लेंगे कि कॉस्मोलॉजी में क्या होता है। तो इसमें कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और इरिडोलॉजी को भी जान लेंगे क्या है, कि ये आइरिस का अध्ययन है। क्या है? आइरिस का अध्ययन। और प्लेनेटोलॉजी है ग्रहों का अध्ययन। क्या है ये? ग्रहों का अध्ययन। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है? देखिएगा, रेड क्लिफ, भारत चीन के बीच, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या भारत अफगानिस्तान। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, रेड क्लिफ रेखा। इसका जो निर्धारण है आपको 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ की अध्यक्षता, मतलब कि उनके ये में किया गया था। रेडक्लिफ, सर सीजे रेडक्लिफ उनका नाम ही था, उन्हीं के नाम पर पड़ा है, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 8 नंबर प्रश्न के झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है, यानी कि कौन से राज्य में स्थित है? झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र है जो झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड या गुजरात है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये झरिया या चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कुचिपुड़ी नृत्य उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य जो है कि उसकी उत्पत्ति भारत के कौन से राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, यानी कि कुचिपुड़ी। इसको इस प्रकार से हम लोग याद कर रख सकते हैं, कच्चा पुड़ी आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। कच्चा पुड़ी कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा आप, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो जीके है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ट्रिक से याद करेंगे, तो ट्रिक से हम बहुत दिन तक हमेशा याद रहता है, ठीक है। इसको देखेंगे ध्यान से। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। वही गरबा अगर पूछेगा तो गरबा गुजरात का हो जाता है। यक्षगान आपको कर्नाटक में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 10 नंबर, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। यहाँ पर ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। अमर्त्य सेन, सीवी रमन, मिहिर सेन या अरुण शौरी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमर्त्य सेन को, ठीक है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और वहीं अमर्त्य सेन को देखेंगे, ध्यान देंगे, अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 1999 में। और भारत रत्न का दूसरा नाम आपको, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। और भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी वो आपको 1954 में हुई थी। भारत रत्न 1954, सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस वंश का जो सुल्तान था जो सबसे अधिक तक के समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश जो था ये आपको सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दिन तक राज्य किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस वायसराय की हत्या और तुगलक वंश का शासनकाल हम लोग जानेंगे कि तुगलक वंश जो चला था आपको 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का काल था। 1320 से कब से? 1320 से 1414 तक था। ये आपको सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेस्ली। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो के शासन वायसराय की हत्या जो है उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो।
और इसको ध्यान देंगे कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपको कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। देखिएगा, ध्यान देंगे तो लॉर्ड मेयो के समय में आपको 1872 ईस्वी में, कब 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई थी। और वहीं आपको नियमित जनगणना की शुरुआत पूछ देगा तो 1881 ईस्वी में आपको लॉर्ड रिपन उस समय था, उस समय में आपको किया गया था नियमित जनगणना की शुरुआत है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में आपको बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसका छोटा डेट भी पूछता है, बंगाल विभाजन कब, 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर आपको 1905 ईस्वी में प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ पर नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो 13 का हम लोग पढ़ेंगे क्या है। ए पांडुरंग, प्रार्थना समाज, ये आपको तो सही है। दयानंद सरस्वती, दयानंद आर्य समाज सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये आपको गलत है। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये सही है आपको। तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राजा राम मोहन राय जो है कि आदि ब्रह्म समाज जो है, ये आपका गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिएगा, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आपको देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ब्रह्म समाज जो है कि 3 भाग में विभाजित हो गया था। एक आदि ब्रह्म समाज, दूसरा आपको जाकर के हो जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज, और तीसरा हो जाएगा सिर्फ साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज जो था वो आपको राजा राम मोहन राय ने उसका स्थापना किया था। लेकिन आपको आदि ब्रह्म समाज पूछ देगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर लिखेंगे आप लोग, और भारतीय ब्रह्म समाज पूछेगा तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, या उपरोक्त में से किसी कोई नहीं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन का हम लोग डेट जानेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा आपको 31 में, तीसरा आपको 32 में, तीनों आपको याद रखेंगे, ठीक है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय आपको ब्रिटेन का जो वहाँ पर आपको तो ये था रैमजे मैकडोनाल्ड था, उसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर के। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, या गोपाल कृष्ण गोखले। 15 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर के। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नोक्स से किस देश की लेखिका हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, या नॉर्वे। 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फ्रांस की हैं। साहित्य में जो 2022 में नोबेल पुरस्कार आपको जो विजेता हुई हैं एनी अर्नोक्स, ये आपको किस देश की लेखिका हैं, तो फ्रांस की हैं ये। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक जारी करता है। देखिएगा, चावल मूल्य सूचकांक यानी कि राइस प्राइस इंडेक्स से कौन सी संस्था जारी करता है। RLO, FLO, FCI, या FAO। 17 का देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, FAO, ठीक है। FAO आपको ये जारी करता है, चावल मूल्य सूचकांक जारी करता है। इसका आपको मुख्यालय कहाँ है। FAO का रोम, इटली में है। यहाँ ध्यान देंगे, इसका मुख्यालय रोम में है, इटली में पड़ता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर के। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास यानी कि ULLAS, उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल शुरू किया है। किसने शुरू किया है ये उल्लास पहल। तो दूरसंचार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने ये शुरू किया है उल्लास। ये पहल एक है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के लिए आपको किया गया है, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, ठीक है, मुलायम सिंह यादव का, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया था। 1, 2, 3, 4। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बार। कितनी बार। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर ये कार्य किया है। मुलायम सिंह यादव जिनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया है, 3 बार किया है इन्होंने। तो देखिएगा इसमें से कौन कौन से देखिएगा, एक बार आपको 1989 से 1991, फिर एक बार 1993 से 95, और फिर एक बार 2003 से 2007 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर
मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसने श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी? किसके, देखिएगा, मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम या राजीव गांधी? तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 21 नंबर के फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश से हैं ये? कौन से देश से बिलोंग करती हैं ये? कौन? फहमीदा अजीम, जिन्हें आपको 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या मलेशिया? 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बांग्लादेश की हैं। कौन है, कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं फहमीदा अजीम, जिन्हें आपको पुलित्जर पुरस्कार 2022 का के लिए चुना गया है। और वहीं जानेंगे हम लोग कि पुलित्जर पुरस्कार जो है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1917 से। डेट भी याद रखना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर के, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कौन से स्टेट या आपको यूटी में खोला जाएगा? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या चंडीगढ़? तो 22 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख यूटी में आपको, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर के, नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? कौन से आकृति के अंदर में? नीला अष्टकोण, नीला त्रिकोण, नीला चतुर्भुज? इनमें से कोई नहीं। 23 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला अष्टकोण। ठीक है, नीला अष्टकोण हो जाएगा 23, जो कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में नौसेना के ध्वज का ध्वजारोहण अनावरण किया। ठीक है, अष्टकोणीय आकार का ये 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच को दर्शाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, जिसके चारों ओर जुड़वा सुनहरी सीमाएं छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। तो नीला अष्टकोण, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? रेबीज, ये आपको कुत्ता के काटने से हो जाता है, ये रेबीज, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कब मनाया जाता है? 25 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा, 28 सितंबर। ठीक है, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? लिंगानुपात सबसे हाई पूछ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा? इसको देखेंगे, जानेंगे हम लोग। काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, ये आपको बार बार रिपीट होता है ये सब प्रश्न। इसको ध्यान में अच्छे से रखेंगे हम लोग कि देखिएगा, सबसे ज़्यादा 26 का देखिएगा आपको तमिलनाडु, यहाँ से राइट आंसर आपको हो जाएगा 26 का 1, क्योंकि आपको देखिएगा तमिलनाडु आपको टोटल कितना है, 996 आपको लिंगानुपात है। वहीं आपका दूसरे नंबर पे आपको 993 के साथ आंध्र प्रदेश आ जाता है, 993। ठीक है, 993 है ये। और उसके बाद करना ये उड़ीसा का आ जाता है 979। ठीक है, 979 और कर्नाटक का 973। ठीक है, इसको याद रखना है हम लोग को। तो सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु का है 996 कितना? प्रति हज़ार में व्यक्त किया जाता है लिंगानुपात, यानी कि प्रति हज़ार में 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पे 996 महिलाएं। ठीक है, लिंगानुपात है आपको तमिलनाडु का यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 नंबर के, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु सबसे ज़्यादा, जो कि भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण होता है। इसको ध्यान में रखना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर के, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक हवाएं जो होती हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है अमेरिका के मध्य मैदानों पर? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, या समान तापमान रहता है, या तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है? 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाड़े का जो तापमान है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस
एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है। देखिएगा, महान विभाजन का वर्ष किसे कहा गया है? जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। 1911, 21, 41, 51। तो इसका 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1921 को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष से 1921 में ही जो है कि दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक आपको दर्ज की गई थी। माइनस में 0.31% रहा था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। माइनस 0.31% मापा गया था, आंका गया था, जिसके इसको 1921 को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। वहीं आपको दोस्तों पूछ देगा कि जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1951, इसको ध्यान में रखेंगे। 1951 को लघु विभाजन का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। हम लोग के संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के लिए कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के लिए कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? 5, 6, 7, 8। 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 आपको 30 का हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 स्तंभ बनाए हैं। ये स्तंभ कौन कौन से हैं? सहमति आधारित, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, समान और समावेशी, प्रभावशाली और कुशल, कानून सम्मत शासन और समुचित भागीदारी। ये 8 आपको टोटल सुशासन के लिए स्तंभ निर्धारित किए हैं यूएनओ। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उमंग ऐप जो है इसका पूरा नाम क्या है? ध्यान देंगे, उमंग ऐप का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो 31 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये आपको फुल फॉर्म है इसका, उमंग ऐप का। ठीक है, उमंग ऐप का। 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा आपको 32 का राइट आंसर। पंचायत भाग 9 में आपको बिल्कुल सही है, पंचायत भाग 9 में ही है। नगर पालिका भाग 9 के क में है आपको, ये भी आपका सही है, दोनों सही हो गया। सहकारी समितियां भाग 9 के ख में, ये भी आपका सही है। अधिकरण भाग 10 ये आपको गलत दे रहा है। भाग 10 में आपको दल बदल से संबंधित है, ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि भाग 10 में जो है आपको, भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख आपको मिलता है भाग 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33 नंबर देखेंगे कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपको राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर की भारत में इनमें से कौन से योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछ रहा है कि नहीं रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या मोंटेक सिंह अहलुवालिया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का यहाँ से राइट सी हो जाएगा, पी चिदम्बरम जो है ये आपको नहीं रहे। अदरवाइज आपको तीनों मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो है ये आपको उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं योजना आयोग में। अगला प्रश्न 35 नंबर देखेंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला या पट्टाभी सीतारमैया। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ध्यान देंगे कि एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर ही हम लोग भारत में जो कि इंजीनियर्स डे, ठीक है, अभियंता दिवस जो मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसको भी साथ साथ हम लोग ध्यान में रखेंगे। और प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? ताइवान की राजधानी न्यू ताइपे देखिएगा। 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताइपे। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? नमामि गंगा जो कार्यक्रम है कौन से साल शुरू किया गया? 2013, 14, 15, 16। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी ये सब कार्यक्रम है, योजना है, ये आपको याद कर लेंगे, करंट अफेयर का है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये सब पूछता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2014 में। कब? 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था।
37 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है, जो कि मिलान में आपको नहीं यानी कि सुमेलित नहीं है यानी कि नेगेटिव को छांटना है इनमें से। 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे, अहमदाबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, जो कि सही है। पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। औरंग टाइगर रिजर्व असम में है आपको, ये भी सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, ये आपको गलत है। तो ऑप्शन नंबर 38 का आपको डी हो जाएगा। सरिस्का रिजर्व आपको कहाँ है, ये आपको आरजे यानी कि राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में, इसको ध्यान में रखेंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर की, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। मलयालम सिनेमा की कौन सी एक्ट्रेस थी ये, ठीक है। शीला रविचंद्रन, माहेश्वरी अम्मा, शोभना या पीके रोजी। तो 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पीके रोजी, ठीक है। पीके रोजी के 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर उस माध्यम से श्रद्धांजलि दिया। मलयालम सिनेमा की आपको एक्ट्रेस थी ये। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। 5, 6, 3 या 2, कितना ये को सैटेलाइट को। तो 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको 3, ठीक है, 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 41 नंबर की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है। 160, 161, 162 या 163 है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल 161, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है, 161 रैंक है। रैंक ये सब आपको सब याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर कि आईपीएल इतिहास ने 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं आईपीएल इतिहास में। विराट कोहली, डेविड वार्नर, शिखर धवन या रोहित शर्मा। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विराट कोहली 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं आईपीएल इतिहास में। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की। कोरोना, इबोला, जिका या एमपॉक्स। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमपॉक्स, ठीक है। एमपॉक्स जो है आपको, जिसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। एमपॉक्स को क्या कहा जाता है, मंकी पॉक्स, इसका ध्यान में रखेंगे, मंकी पॉक्स, ठीक है। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। एक वायरल बीमारी है ये, जो तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में फैलती है, तरल पदार्थ के संपर्क में। तो इसी को आपको जो है कि 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, SCO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या जबलपुर। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में SCO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न 45 नंबर हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CBFC के अध्यक्ष कौन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CBFC के अध्यक्ष कौन है। गजेंद्र चौहान, मुकेश खन्ना, उदित नारायण, प्रसून जोशी। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, प्रसून जोशी, ठीक है। CBFC के अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए गरुड़ एरोस्पेस, अमेजन किसान, भारतीय रेलवे या इसरो। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अमेजन किसान, ठीक है। अमेजन, इसको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी अच्छे प्रश्न ही है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। अमेजन किसान नाम का एक ऐप लॉन्च किया है किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि क्या है, ऐप नहीं, माफ़ कीजिएगा, ज्ञापन पे एक हस्ताक्षर किया है जो कि अमेजन किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे कि 100 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 100 साल पूरा होने पर गोरखपुर स्थित गीता एक्सप्रेस को पुरस्कार सम्मानित किया गया है। प्रेस पुरस्कार, प्रिट्जर, गांधी शांति पुरस्कार या जॉर्ज पोल्क पुरस्कार। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 48 नंबर की, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया। 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय नौसेना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है। तो 49 का हम लोग देखेंगे राइट आंसर, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सी ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। 49 का राइट आंसर अश्विनी। संचार और IT मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50 नंबर यहाँ से कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश है? 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ आपको द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, देखिएगा सामान्य विज्ञान और गणित है। गणित के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से भी सामान्य विज्ञान देखने वाला हूँ। 51 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, कोलरीमीटर या लक्सीमीटर या अल्टीमीटर? 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लक्सीमीटर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर। वहीं आपको एनीमोमीटर जो है कि वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर। और कोलरीमीटर जो है कि एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है ये। ठीक है, प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है, कोलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे कि निम्न रंगों में विषम को पहचानिए? हरा, भूरा, लाल, पीला। तो 52 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा, भूरा जो है कि यहाँ से विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 नंबर के, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है? किस अंतर के कारण किया जाता है? तो 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ से सी राइट हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणता यानी कि उसकी क्वालिटी। ठीक है, तो जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण होता है, तो केवल ध्वनि गुणता के कारण, उसकी क्वालिटी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखेंगे कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ का उपयोग नहीं किया जाए तो रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा या रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी अगर नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो। 55 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवॉल या ऑस्टिन? ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन, ये आपको रडार के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर के, लेसर का पूर्ण रूप क्या है? देखिएगा LASER, लेसर का आपको यहाँ से फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई हो जाएगा, यहाँ से गलत लिखा गया है, ये ई होगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपको लेसर का आपको फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे कि प्रथम भारतीय पानी संयंत्र स्थापित किया गया था? प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था बेंगलोर में, भोपाल में, नांगल में या हैदराबाद में? 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नांगल में। कहाँ? नांगल में किया गया था। दाबित भारी जल रिएक्टर वह पावर रिएक्टर है जिसमें विमंदक शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58 नंबर के, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है? बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो, लेप्टॉन्स, हिग्स बोसोन या मेसॉन्स? 58 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिग्स बोसोन। ठीक है, हिग्स बोसोन की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपको बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है ये हिग्स बोसोन की थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 59 नंबर के, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, या दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट है आपका, कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय पर अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ये आपको पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया होता है पास्चुराइजेशन में। 59 नंबर पर का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखेंगे कुछ हम लोग कि इसके अंतर्गत दूध को जो है कि 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक या आपको 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड तक गर्म कर दिया जाता है और तुरंत 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा कर लिया जाता है। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 60 नंबर प्रश्न है कि सूची को सूचितों से मिलान करना है। देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा सही, देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, हीरा आपको क्या है? कार्बन का प्रूफ है। ठीक है, संगमरमर क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम, संगमरमर हो जाएगा आपको कैल्शियम। बालू हो जाएगा जाकर के बालू सिलिकन। ठीक है, और मानिक के हो जाएगा आपको एल्युमिनियम।
तो इस तरह से एक आपको 4 है, ठीक है। एक का 4 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ही है, बी में भी है और यहाँ से डी में भी, डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है। देखिएगा पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है। एंटीमनी, तांबा, टीन या जस्ता। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। तांबा जो है जाएगा आपको, ये आपको पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर उभय घटक के रूप में विद्यमान है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे हम कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये सब आपको देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाता है, इसको ध्यान अच्छे से पढ़ेंगे। 62 नंबर का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो है कि आप सबसे अभिक्रियाशील आपको ये अभिक्रियाशील है इनमें से फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर के, वर्षा जल का पीएच मान होता है कितना होता है। 63 इसका आपको सी राइट आंसर हो जाएगा 63 का 5 से 5.5, ठीक है, 5 से 5.5। ऐसे वर्षा जल का पीएच मान जो होता है आपको शुद्ध, वर्षा का जल शुद्ध होता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रेंज में पूछा है, ये आपको सही हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा आपका। वर्षा जल का पीएच मान 63 का, वर्षा जल थोड़ा अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 5 से 5.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर के, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या टाटारिक अम्ल। 64 का आपको ऑप्शन नंबर ए पहला वाला ही सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका का यह रासायनिक नाम है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जाकर के CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो हो जाएगा आपको ये सिरका का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और फॉर्मिक अम्ल आपको किस में पाया जाता है। देखिएगा फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल ये चींटी के डंक या आपको बिच्छू के डंक में पाया जाता है। टाटारिक अम्ल आपको इमली वगैरह में टाटारिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 नंबर के, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। देखिएगा भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। तांबा, लोहा, टाइटेनियम या एल्युमिनियम। 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को हम लोग एक रणनीतिक धातु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह जो है कि इस्पात से कई गुना मजबूत होता है, लेकिन भार में उसका आधा होता है टाइटेनियम, इसीलिए हम लोग इसको रणनीतिक धातु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66 नंबर के, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो देखते हैं पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, जननांकिकी या वायरस विज्ञान। 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जननांकिकी, ठीक है। जननांकिकी जो है आपको ये जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, जननांकिकी। 67 नंबर प्रश्न है कि चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। अधिपादप ये तवनोद्भिद, मरुद्भिद या शैलोद्भिद। 67 का आपको राइट आंसर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, शैलोद्भिद, ठीक है। शैल में उग रहे हैं आपको चट्टान पे, ये शैलोद्भिद कहते हैं। इसको लियोफाइट भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लिथोफाइट या लियोफाइट, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। मरुद्भिद जो कि आपको मरुद्भिद हो जाएगा आपको ये जो मरुस्थल में आपको जो पौधा उगता है उसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वहीं 66 में हम लोग कुछ ये भी इसका देखिए फैक्ट जान लेंगे कि पारिस्थितिक विज्ञान क्या होता है। पारिस्थितिक विज्ञान जो है आपका, ये आपको सजीव व निर्जीव वातावरण से जीवों के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। सजीव और निर्जीव जो वातावरण से जीवों में संबंधित जीव हैं वो उनका आपका अध्ययन इसमें होता है। आनुवंशिकी हो जाएगा जाकर के, क्या हो जाएगा, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उसकी वंशागति का अध्ययन होता है इसमें। और वायरस विज्ञान में जो होता है विषाणु का अध्ययन होता है। तो चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। तो 68 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मटर पौधा क्या है। शाक, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, शाक। मटर पौधा जो है आपको शाक के आपको ये कैटेगरी में आता है। 69 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथों में। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जबड़ों में, ठीक है। जबड़ों में सबसे मजबूत आपको मांसपेशियां पाई जाती है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो दांतों का एनिमल होता है जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखेंगे, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति है जिसका पीएच स्तर क्या होता है। तो 4.5 से देखिए 4.5 से 4.6, तो कौन सा हो जाएगा देखते हैं हम लोग। 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.35 से 7.4। ऐसे आपको 7.4 एग्जैक्ट माना जाता है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो 71 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी नहीं, इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर देखते हैं सी।
तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से देखिएगा राइट हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर। यहाँ पर देखिएगा सूची 1 और सूची 2 से यहाँ से फिर मिलान करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मिलान कर लेते हैं 1 और 2 सूची को। देखिएगा विटामिन आपको कौन सा विटामिन किससे संबंधित है। विटामिन आपको हो जाएगा कैरोटीन विटामिन। देखिएगा 72 का विटामिन हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन एंजाइम हो जाएगा जाकर के आपको पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन से संबंधित है। हार्मोन हो जाएगा जाकर के टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन या मानव का आपको ये हार्मोन है, ये आपको मादा हार्मोन है। ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल हार्मोन है। इसको याद रखेंगे आप लोग। पूछता है ये भी कि मादा जनित हार्मोन कौन सा है इनमें से, तो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन होता है, ये सब होता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि फीमेल है, सॉरी मेल है। प्रोटीन यहाँ से कैरोटीन हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 72 का यहाँ से हो जाएगा आपको बी, यहाँ से राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 73 नंबर के। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, लूसेंट का ये क्वेश्चन है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। पारद, निकिल, कैडमियम, सीसा। 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम के ये कारण होता है ये इटाई नामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 74 नंबर प्रश्न है कि अबिंदुकता एक बीमारी है। कानों की, आंखों की, नाक की या गले की। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आंखों की बीमारी है अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता ये आंखों की बीमारी है। गले की जो बीमारी है जो ग्वाइटर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, जो कि सेट का अंतिम प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिएगा विशेषज्ञ दे रखा है और शरीर का नाम यहाँ पर दे रखा है। यहाँ से देखते हैं कौन सा राइट होगा इनमें से। तो कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट भी किसका मतलब अध्ययन होता है, किस चीज़ का, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा हृदय हो। कार्डियोलॉजिस्ट में आपको हृदय हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, इसमें आपको गुर्दा का ये होता है अध्ययन किया जाता है। यूरोलॉजिस्ट में आपको मूत्र नलिका हो जाएगा आपका। और ऑकुलिस्ट भी हो जाएगा आँख का, ऑकुलिस्ट में आँख का हो जाता है। ये सभी को याद रखेंगे इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 75 का ए वाला ही सही हो जाएगा। ए का आपको देखिएगा 3 है, बी का आपको 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों लोग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।